नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने दोबारा से बता दिया कि वो देशद्रोही है, चाइना से पैसे लिए हुए हैं और चाइना की भाषा उसने बोलनी शुरू कर दी। उसका पिता, पिता बोल दिया, वैसे पिता जैसा बोलना चाहिए। उसका नाम है सैम पित्रोदा। जैसे राहुल गांधी अपने पिता के लिए पितृदोष था, तो सैम पित्रोदा भी अपने पिता के लिए पितृदोष ही है। उसने कल बोल दिया कि चाइना हमारा दुश्मन इसलिए है क्योंकि उसको हम दुश्मन मानते हैं। वो वैसे दुश्मन है नहीं, ये सैम पितृदोष ने बोला है। सैम पितृदोष जो खुद भारत के लिए एक गुनाह है, इसका पैदा होना ही, ये हमारे लिए एक दोष है। ये बोल रहा है कि भाई चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इनकी मेंटेलिटी है कांग्रेस वालों की। ये अब तक तो बोलते रहे कि चाइना भारत के अंदर घुस गया है, उसने हमारी जमीन हड़प ली है। अब तक तो ये बोलते रहे। आज इन्होंने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। ऐसा क्या चक्कर है? रीजन ये है कि यूएसए से पहले पैसे मिलने बंद हुए, तो ये तो ढोलकियां हैं, जहां से पैसे मिलेंगे वहीं पर ये नाचने लग जाएंगे। सड़क पे ऊपर नंगे होकर भी ये नाचने को तैयार है। आज चाइना से इनको पैसे मिलने शुरू हो गए, तो इन्होंने चाइना की भाषा बोलनी शुरू कर दी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी भी आपको दिखे ड्रोन एक लेकर उड़ाते हुए। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, वहां पर चाइनीज ड्रोन, पहले तो ये वाला जो ड्रोन ये उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत में अलाउड ही नहीं है और इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है हाई सिक्योरिटी एरिया में इस ड्रोन को उड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये कंपनी है DJI, जिसका ये ड्रोन उड़ा रहा है, उसके अंदर चिप लगी है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाइना पहुंचती है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के पास, CCP के पास। ये ड्रोन जानबूझकर हमारे हाई सिक्योरिटी एरिया में उड़ाया गया ताकि हमारे सारे ठिकानों की, हर एक के घर की जो ये एरिया है, वो इंफॉर्मेशन चाइना के पास पहुंचे। और ये बोलते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। उसका रीजन है राहुल गांधी खुद, क्योंकि भारत का दुश्मन है। अब इस पे बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या चक्कर है कि ये आज सुर चेंज हो गए। और सुर इन्होंने चेंज करे तो मोदी जी ने भी इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके हैंडलर बोल रहा हूं क्योंकि उसी कौम से आते हैं, उग्रवादी कौम से, उनको भी थोड़ा सीधा करना हमने शुरू कर दिया। हाफिज सईद, उसका जो है रिश्तेदार करीबी, उसको भी आज 72 हॉर्स के पास पहुंचा दिया गया है, क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो 72 हॉरों के पास जाकर ही शुरू होती है। ये काम भी हमने कर दिया है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बढ़ते हैं, इस धुरत दो हैं, एक तो राहुल गांधी और इसका पिता, और पिता कह दिया दोबारा से, पितृदोष सैम पित्रोदा, जो इन्होंने बात करी है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सॉरी, ये इंट्रोडक्शन इनकी जितनी मर्जी कम दे दूं मैं, उतनी लगता कम ही दी है, क्योंकि इनकी तारीफ किए बिना, इन गद्दारों के बारे में बताए बिना मुझे चैन मिलता नहीं है। क्योंकि इनको एक्सपोज करना ही शायद श्री राम ने मुझे इसी काम के लिए इस काम में लगाया है। क्योंकि ये गद्दार चाइना में आकर पहले तो 2008 में बेशर्मी से एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं, भारत को बेच आते हैं, अरुणाचल उनको दे आते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि चाइना बड़ा ही दूध का दूल्हा हुआ है, हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, 1991 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इज फ्रॉम चाइना। और आपको जान के हैरानी होगी, उस समय उनके स्टेटमेंट का बहुत कड़ा विरोध हुआ था और एक तरह से वाजपेयी सरकार बैकफुट पे आ गई थी। तो ये समझ जाइए कि चाइना किसी का नहीं है। जब वो आजाद हुआ था 1949 में, तब उनकी इकोनॉमी बहुत खराब थी। 1959 में तिब्बत के ऑक्यूपेशन के लिए उस समय नेहरू सरकार ने चाइनीज ट्रूप्स को मदद की थी। उनको चावल दिया गया था, एक्सेस दिया गया था। और आपने देखा कि 1962 वॉर में हमारे कितने जवान शहीद हुए थे। उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं था, उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे सर्दी के, और एक तरह से गोलियां भी नहीं थी, एम्यूनिशन भी नहीं थे। और उसका ऐसा रीजन था। था सर, उसका उसका रीजन ये था क्योंकि नेहरू जी की जो सिगरेट है वो यूके से आती थी, स्पेशली वहां से प्लेन भेजकर, तो इसलिए पैसे वहां पे खर्च होते थे, हमारी आर्मी के लिए पैसे थे ही नहीं। सर, वो बात छोड़िए, सिगरेट का छोड़िए, इवन लॉन्ड्री के लिए भी प्लेन जाते रहते थे।
वो एक स्पेसिफिक लॉन्ड्री में वो करवाते थे। बहुत सारी चीजें उनके राजशाही शौक बहुत है। उस समय हमारी जो आर्मी थी, उनको एक तरह से एम्यूनिशंस नहीं थे, उनको मौत के मुँह में झोंक दिया था। हमारे पास एयरक्राफ्ट थे, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर रक्षा विशेषज्ञ ये बताते हैं, उस समय अगर फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज़ किया होता, तो हम युद्ध जीत जाते। तो एक तरह से जानबूझ के इन्होंने युद्ध हारा था और आज अक्साई चिन्ह चाइना के हाथ में है। और आज चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश पे दावा कर रहा है, सिक्किम पे दावा कर रहा है, लद्दाख पे दावा कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि मिलिट्री बिल्डअप बहुत बार होता जा रहा है, भले ही डोकलाम में आपने देखा या गलवान में देखा। तो चाइना तो चाहता ही है कि सलामी स्लाइसिंग के थ्रू वो बाउंड्री चेंज कर दे। गलवान में उनके 45 सोल्जर्स मरने के बाद उनको अक्ल आई थी कि इंडियन सोल्जर्स तो उनके मुकाबले विदाउट, देखिए आज चाइनीज सोल्जर्स आर वेल इक्विप्ड देन इंडियन। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए, उनके 45 मारे गए। और उनको अपनी जो डेथ जो काउंट है वो छुपानी पड़ी, 4 बता रहे थे, पर एक्चुअल में उनके 45 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो एक तरह से क्लैश हुआ था उस समय पे, एक फ्रिक्शन हो गया था। आप देखिए उस समय मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके सारे 225 ऐप बैन कर दिए। टिकटॉक भी था उसके अंदर, वीचैट को उन्होंने भी बैन कर दिए। चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आती थी हमारे कंपनीज में, उसको भी बैन कर दिया। जो आपको मालूम होगा, चाइना टुडे होल्ड्स 1% ऑफ द शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है? और आप हुआई और ZTE को बैन कर दिया गया था कि वो आप टेलीकॉम लाइसेंसिंग में कोई भी टेंडर में आप आप बिड नहीं कर सकते। बहुत सारे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया था कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यू कैन नॉट बिड। और एक तरह से 5G के जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में हुआई को बैन कर दिया गया था। तो भारत ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए। 4 साल 5 साल होने के बाद वो दे अग्री फॉर डी एस्केलेशन, ठीक है? अपने बॉर्डर से कुछ 10 किलोमीटर पीछे गए, पर वहीं पे हैं वो लोग। वहां पे और ज्यादा वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अक्साई चीन में। वहां पे वो लोग विलेजेस बना रहे हैं, एक तरह से टेम्पररी शेल्टर, ताकि आगे जाके वो अटैक कर सके। और यहाँ पे आपने देखा है कि 2019 में कैसे रफाल जैसे हमने लिया था, उसके लिए राहुल गांधी ने इसको एक इलेक्शन इश्यू बनाया। और अब देखिए 2025 में जैसे ही मोदी जी जाके आए, और हमें जिस हिसाब से हमने भी डिस्कस किया है कि 2 स्क्वाड्रन शायद F-35 भारत ले सकता है। तो अब कांग्रेस ने एक मीम निकाल दिया कि देश को बेच डाला है इन्होंने। हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। तो एक तरह से वो चाइनीज की भाषा बोल रहे हैं। आप अगर इनकी पूरी स्पीच अगर सुने, तो इन्होंने बोला है वी शुड कोलैबोरेट, वी शुड कोहैबिटेट, मतलब हर जगह कोऑपरेट विद चाइना। अब इन्होंने ये नहीं बोला है कि चाइना को ये बोला है कि अक्साई चीन से गेट आउट, ये नहीं बोला है। उनको ये नहीं बोला है कि आप भारत के अंदर जो आपने एक तरह से उग्रवादियों को आप शरण दे रहे हो, आप उनको सपोर्ट दे रहे हो, वो बंद करो। कांग्रेस वो सब बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस चाहता है कि भारत ने जो आज भारत जो चलना सीखा है, उसको अब चाइना के घुटनों में वापस आ जाए। आज हम जो बॉर्डर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम कर रहे हैं, आपने देखा कि कैसे उधर जो काम हुआ है, आप सोच नहीं सकते। और एक चीज आपने देखा है कि भारत के अंदर जो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड एनजीओस है, वो हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बॉर्डर पे होता है, उसपे वो लोग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देते हैं कि या तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम होता है, या ये सब बोलते हैं एडवोकेसी और एक्टिविज्म का यूज करते हैं। तो चाइना तो हमेशा ही हमको दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज अस। सर आप ये सोचिए कि कूडम कुलम में जो आप 2012 में जो आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था हमने रशिया की मदद से, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे। आपको मालूम है कि वेदांता का जो प्लांट है, कॉपर प्लांट ट्यूटिकोरिन में, वो बंद हो गया था। भारत जो कॉपर एक्सपोर्ट करता था, वो आज 40% इम्पोर्ट कर रहा है उसके कारण। बताया जाता है जो फिल्म है ये आमिर खान की दबंग, इंडिया में 600 करोड़ का उसने बिजनेस किया, चाइना में 1300 करोड़ का बिजनेस किया। आप चाइना में है, आप बताइए आमिर खान का इतना पॉपुलर है कि इंडिया से डबल लोगों ने उसकी पिक्चर देखी है।
तो कुछ सर नहीं है, कहीं ना सिर्फ पैसे को दो नंबर के पैसे को एक नंबर किया है और कुछ भी नहीं किया है। एंड आई नो व्हाट ऑल आमिर खान हैज डन टू गेट हिज मनी बैक। जो हवा सारा पैसा था वो उस चक्कर में वो एक सेपरेट मैटर है पितृदोष का और इसके बेटे का राहुल गांधी का, कि जिस तरह से ये आज चाइना की भाषा बोल रहे हैं, यानी कि लोगों को समझना पड़ेगा ये आज की भाषा नहीं है दोस्तों। ये नेहरू जी के टाइम से है कि भारत से नफरत और चाइना से प्यार, क्योंकि जहां से पैसे मिलते हैं ये वहीं पर ये काम करते हैं। दूसरा, इस फैमिली का एक ही मकसद है, वो है भारत के टुकड़े करना, और भारत के टुकड़े करने के लिए इनको चाइना की मदद की इनको ज़रूरत है। इसलिए ये हमेशा कभी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, कभी पाकिस्तान के वही उग्रवादी इनके साथ खड़े होते हैं, और हम भी इनके जो हमारे अननोन गनमैन हैं वो इनको ऊपर भिजवाते जा रहे हैं। इसलिए मोदी जी से इनको नफरत है, क्योंकि इनके जो दोस्त हैं वो चाइना है और पाकिस्तान है। हम दोनों को की नींदें हराम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये जो पार्टी है ये इतनी घटिया पार्टी, मुझे नहीं पता कि क्यों 75 साल लग गए हमें ये पता लगने के लिए ये इतने घटिया लोग हैं। देखिए सर, अभी देर आए दुरुस्त आए। आपने देखा है 2014 के बाद एक सी चेंज आया है। आपने ये भी देखा है कि इनकी टैली 52 44 थी, फिर 52 हो गई, और 2024 में इतना पैसा मिलने के बाद बावजूद वो 3 डिजिट नहीं आ पाए और 99 पे आके अटक गए। तो एक तरह से इनका उत्थान होने वाला नहीं है। और जैसे यूएस एड बंद हुआ है, आपने देखा इन सब की फंडिंग खत्म हो चुकी है। ऐसी फंडिंग इनकी खत्म हुई है जो प्रशांत किशोर जिसने बोला था कि वो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट में नहीं जाने वाला, वो वापस चेन्नई में जाके जोसेफ विजय से मिला है और उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए वो पैसे ले रहा है। तो सर अभी आप देखिए जितने भी सीआई के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको डिसमेंटल किया जा रहा है। $21 मिलियन जो इनको मिले थे लास्ट इलेक्शन में फॉर वोटर मोबिलाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर जमात, वो एक्सपोज हुए हैं। सर मोदी के जो 4 साल है 2020 टू 2024, उसमें $650 मिलियन इन्होंने भारत के अंदर पंप किया था। आपको मालूम है शाहीन बाग हुआ, आपको मालूम है फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, हमारे पास दबाव डाले गए कि आप वैक्सीन लीजिए मॉडर्ना और फाइजर की। अब ये सब बंद हो गया है। अब इनको चाइनीज भाषा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स अब नहीं है उधर पावर में। और हमने हमेशा बोला है कि जब डेमोक्रेट्स होते हैं रशिया एनिमी बन जाता है, चाइनीज फ्रेंड बन जाता है, और जब रिपब्लिकन आते हैं तो चाइना एनिमी बन जाता है और रशिया फ्रेंड हो रहा है। अब जैसे हमने बोला वैसे ही हो रहा है। और आप ये देखेंगे अभी इनके पास कोई इरादा, कोई चारा ही नहीं है। चाइना की भाषा में बोल के इनको कोई चारा ही नहीं है। 2008 में इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया है सीसीपी पे। $3 लाख राजीव गांधी फाउंडेशन को भी मिले हैं। सर बहुत सारी चीजें हैं, नेशनल हेराल्ड केस है इन लोगों के ऊपर। पर अब देखिए इनको बोलना जरूरी है। ये अगर सैम पेट्रो, और एक मजे की बात देखिए जयराम रमेश ने बोल दिया कि ये जो व्यू दिया है सैम पेट्रोडा ने, ये उनका पर्सनल व्यू है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, क्योंकि वो खुद बैकफुट पे आ चुके हैं कि उन सबको मालूम पड़ गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब देखिए लोग सचेत हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, और बहुत कड़ी निंदा भी हुई है इस बयान के लिए। उमेश जी, बात निंदा की नहीं है। अकेली निंदा से काम नहीं चलेगा। जब तक इनके ऊपर काज नहीं गिरी जाएगी देशद्रोह की, तब तक काम सीधा नहीं हो सकता। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। कुछ लोग हैं ये जिसकी शक्ल ही लंगूर जैसी है, और इसका बेटा शक्ल भी मिलती जुलती है दोनों की, और ये जो काम कर रहा है कि हमारे सीक्रेट एरिया के अंदर ड्रोन उड़ाने के बाद बिना परमिशन के ये सारी इंफॉर्मेशन चाइना को ऑफिशियली भेज रहा है और दिखा रहा है मोदी जी को कि दिस इज द सिक्योरिटी की धज्जियां मैं कैसे उड़ाता हूं, कर लो जो मेरा करना है। और इन्हीं के जो माउथ पीसीज हैं उसकी शक्ल दिखाता हूं मैं आपको। ये भी आदमी इन्हीं का माउथ पीस है, और इनका एक न्यूज़पेपर है चहेता, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, वैसे उसका नाम टॉयलेट ऑफ इंडिया हो गया है। उन्होंने भी एक पोस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है, $21 मिलियन रुकवा दिए हैं। ये वो पैसे थे जो भारत को फॉरेन एड की तरह आते थे, और ये पैसा इसलिए भेजा जाता था ताकि जो मुसलमान हैं उसको घरों से
उठाकर पोलिंग बूथ तक लेके जाया जाए, उसके लिए पैसा आया था, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उनको बताने के लिए कि किस तरह से आप मोदी जी की गवर्नमेंट को हरवा सकते हैं, आपकी वोट कितनी इंपॉर्टेंट है। 80 से ज़्यादा एनजीओज को फंडिंग गई है, $21 मिलियन के अलावा भी, ताकि मुसलमान इकट्ठा हो और मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। और ये पैसे बंद हो गए हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि ये एड आनी बंद हो गई। ये नहीं बताते कि ये पैसा आया है भारत में मोदी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। ये है इनका माउथ पीस, और इनके चहेते जो पहले बता दिया आपको, ये 5 चहेते जिनको अब एक एक करके ऊपर भेजा जा रहा है। नाउ लास्टली सर, मैं पहले बोल रहा हूं, हमें पता है कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम इन लोगों में है या मोदी जी में है। वो कल सुना है कि प्रेसिडेंट को मिलने गए हैं, और पर्पस क्या था उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, अभी वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि क्या फाइनली इन देशद्रोहियों के ऊपर कोई काज गिरी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, अगर आपने कुछ स्टेटमेंट्स देखे होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट ने बोले हैं पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट ने भी चुप्पी साधी हुई है, तो एक आपने कश्मीर फाइल्स का डायलॉग सुना होगा, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इनका है। तो ये सिस्टम में अभी भी एम्बेडेड है, और बताया जाता है कि इसी के कारण वो चाहते थे कि मोदी सरकार थर्ड टर्म में ना आए, क्योंकि इनके जो अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट है, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, ये धीरे धीरे रिटायर हो रही है, और ये सब क्लेंजिंग हो जाएगा इस टाइम पे। तो देखिए, अभी ऐसा है कि मोदी सरकार को सब कुछ मालूम है, काम तो ब्यूरोक्रेसी से ही कर रहा है। अब इनको अपने लोग बैठा रहे हैं, अपने लोगों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, सही तरीके से लोगों का चयन कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त लोगों को लेके आ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे जयशंकर साहब को उन्होंने अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया, अश्विनी वैष्णव को लेके आए, और जहां तक हो सका जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कांग्रेस के नेशनलिस्ट नेता हैं, उन लोगों को भी अपने पार्टी में लेके उनसे भी कार्य करवा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन युद्ध में उन्होंने खुद पर्सनल सुपरविजन में भारतीय स्टूडेंट्स को लेके आए थे, जब वो लास्ट टर्म में एविएशन मिनिस्टर थे। आपने देखा कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या काम कर रहे हैं। तो सर, एक तरह से मोदी जी को मालूम है कि किसको लेना किसको नहीं लेना। वो एक ही चीज है जो नेशंस के डेवलपमेंट में रहेगा, उन सबको लेके भी आ रहे हैं, और एक तरह से यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस विच इज गोइंग टू हैपन। और यूएस एड के बंद होने के बाद कांग्रेस को एक तरह से आज सिर्फ चाइना से, सीसीबी से एड मिल सकता है, और दूसरा कोई कंट्री उनको देगा नहीं। कतर से शायद मिल जाए थोड़ा बहुत पैसा, टर्की तो खुद भिखारी है। तो सर, आप सोचिए, पाकिस्तान से तो आएगा नहीं, बांग्लादेश देगा नहीं उनको, तो अब उनको चाइना ही दे सकता है, और कुछ पैसा कतर दे सकता है, दूसरा इनको कुछ भी नहीं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 2019 में टर्की में अपना एक इंटरनेशनल ऑफिस भी खोला था। आपको याद होगा 1919 में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए, उसके उपलक्ष्य में 100 साल के लिए। तो ऐसे तो ये लोग ऑनर करते हैं स्टेट्स को। तो बस मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये पार्टी ऐसी है, इसको अगर आप सपोर्ट करते हो, अगर आप राष्ट्रभक्त होंगे, तो आप इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो छोड़िए सर, मुस्लिम छोड़िए, कितने तो कांग्रेस की को सपोर्ट करने वाले हमारे हिंदूज है, वो सही में हिंदूज है क्या, मुझे वो डाउट है। मुझे एक चीज अच्छी लगती है मुसलमानों की, वो सीधा बोलते हैं हम नहीं देंगे, हमको मालूम है। बट हिंदूज वो कांग्रेस को सपोर्ट करें, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। आपके लोकेलिटी में अगर कांग्रेसी हिंदूज है, उनको ये पूछिए, जो आदमी कल राम जी के एग्जिस्टेंस पे ये लोग सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे थे, वो आज खुद गंगा स्नान करने आज प्रयागराज गए हुए हैं। ये कैसी विडंबना है। त्रिवेणी संगम में क्यों स्नान करने गए, और वो खुद आज उस मंदिर में जा रहे हैं। सर, ये सब चीजें पूछनी जरूरी है। डुप्लिसिटी, इनकी जो कथनी और करनी में फर्क है, जब तक इलेक्टोरेट नहीं पूछेगा और जागरूक हिंदू नहीं पूछेगा, उसको पूछना चाहिए उन नेताओं से और उन नेताओं के सपोर्टर से जो ये तरह से भ्रांतियां फैलाते हैं। मेरा यही मानना है। सर, हिंदू तो इसलिए इनकी सपोर्ट करता है क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि हम 1 लाख रुपए 1 साल का आपकी घर के एक एक विमेन को हम देने वाले हैं। उसके लिए अगर इनको ले आया जाए तो इसी चक्कर में 99 सीटें भी आ गई थी, क्योंकि हिंदुओं को लगता था यार 1 लाख मिलते हैं वो तो ले लीजिए, मोदी जी ने तो कुछ देना नहीं है।
तो फिर क्या हो गया? अगर हमारी लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मोहब्बत की दुकान में बेचा भी जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने महीने पैसे मिलेंगे उतने ही सही। तो हिंदू तो उसी चक्कर में इन्होंने 75 साल निकाल दिए और आगे भी ऐसे ही निकालते रहेंगे। भाई केजरीवाल को 3 बार जिताया है इस चक्कर में कि 200 यूनिट फ्री दिए हैं। ये नहीं पता कि जो पानी फ्री दिया था उसके बदले में आपको 5,000 रुपये का टैंकर भी खरीदना पड़ता था। जो 200 यूनिट फ्री दिए थे वो आपको नहीं दिए थे, ये उनको दिए थे जो कुंडी लगाकर चोरी करते हैं बिजली की, क्योंकि उन्हीं के बिल 200 यूनिट से कम आते थे। लेकिन हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो आप इनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूं इन हिंदुओं को जगाने के लिए, जिसको मैं सिकुलर हिंदू बोलता हूं। वो सेकुलर नहीं है, सिक्यूलर है। तो इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए। ये वही लोग हैं जो बाद में तलवार की नोक के ऊपर जब रखी जाएगी गर्दन पे, ये इमीडिएटली कन्वर्ट भी हो जाएंगे। ये वही कौम है जो पहले भी कन्वर्ट हुई थी, अभी भी कन्वर्ट होंगे। ये सनातनी ही है जो जाग भी गया है, आज स्नान करने भी गया है महाकुंभ में, और आगे भी इस देश को बचाएगा। इसलिए इन गद्दारों को, बेशक वो सेकुलर हिंदू हो, राहुल गंदगी हो, सैम पितृदोष हो, और ये सारे लोग हो, इनको एक्सपोज करना, इंक्लूडिंग टॉयलेट ऑफ इंडिया यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इनको एक्सपोज करना जरूरी है। कोई तो जागेगा। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।